नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले पंडित रामाबाई, इनके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। जगत गुरु बसवेश्वर, कोलिजियम, वाइब्रेंट विलेजेस, वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट और हिम नदियों का पिघलना। सबसे पहला है पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई, इनकी जो है 23 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी थी, इसके लिए ये आर्टिकल है। पंडिता रामाबाई जो है ये एक बहुत ही महान समाज सुधारक थी, महिला समाज सुधारक, जिन्होंने जैसी भी महिलाओं के अगेंस्ट जितनी भी चीजें थी, जैसे कि बाल विवाह होना, बाल विधवाओं की दुर्दशा होना, ऐसी चीजों के लिए उन्होंने काफी विरोध किया था। इन्होंने विधवाओं और अनाथों के लिए एक अलग से शारदा सदन तक जो है वो एस्टैब्लिश किया था, और वहीं पर ही ये जो है, ताकि जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं वो शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है वो वहीं पर ही प्राप्त कर सके। क्योंकि ये जो ब्रह्मो समाज था और आर्य समाज, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी, और इसी वजह से इन्होंने आर्य महिला समाज 1882 में भी एस्टैब्लिश किया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और बाल विवाह से उत्पीड़न बचाया जाए। ये जो है, इनको यहाँ पर पंडिता का टाइटल मिला था क्योंकि संस्कृत इनको बहुत अच्छे से आती थी। इनको कैलकाटा में यहाँ पर पंडिता का टाइटल यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के संस्कृत कॉलेज ने दिया था। इन्हें पंडिता, सरस्वती, इन सब नामों के लिए जाना जाता था। इन्हें केसरे हिंद का भी टाइटल दिया था, जो इन्होंने यहाँ पर जो है पदक भी दिया था इनको, जैसे गांधी जी को दिया गया था, ऐसे ही पंडिता रामाबाई को भी दिया गया था, क्योंकि इन्होंने भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो अ, मतलब एक तरीके से काम किया था, सामुदायिक सेवा करी थी। 1889 में कांग्रेस अधिवेशन की 10 महिलाओं के प्रतिनिधि में से भी एक थी ये। और इन्होंने साथ ही साथ एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है द टेस्टिमनी ऑफ इंडियन वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। पूछा जा सकता है ये वाला बुक्स के नाम। ठीक है भाई, पंडिता रामाबाई याद रखिएगा, यूएस तक गई थी ये 1886 में। और साथ में साथ इन्होंने अपनी अपनी इंडिया की फर्स्ट फीमेल डॉटर आनंदीबाई जोशी के साथ मिलकर के जो है वो, ये याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इंडिया की पूछता है तो आनंदीबाई जोशी होगा। फिर ये वहीं पर ही रही थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। यूएसए और कनाडा में जाके इन्होंने काफी लेक्चर्स वगैरह दिए, ट्रांसलेट किया बुक्स को। तो इन्हें हम पंडिता रामाबाई के रूप में जानते हैं। और इनसे भी, जैसे हमारा सोशल रिफॉर्मर्स का टॉपिक होता है ना, उसमें हिस्ट्री में, वहां पर इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो इसी से ही बन सकता है कि कौन थे, क्या नाम था उनका। इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली फोकस पे इस पे भी बन सकता है, इसको भी याद रखिएगा। सेकंड टॉपिक है हमारा जगत गुरु बसवेश्वर। अभी मोदी जी जो है यहाँ पर जगत गुरु बसवेश्वर की जो यहाँ पर उनका जो एक आप कह लीजिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। अभी महात्मा बसवेश्वर है कौन? ये जो है 1131 ईस्वी में भारत के एक राजनेता, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन करने वाले लोग हैं। और 1167 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो महात्मा बसवेश्वर दोनों राजवंशों के शासन के दौरान सक्रिय थे, लेकिन कर्नाटक में सबसे ज्यादा इनका जो है वो लोग इनको मानते थे। और ये जो है सीधी सी बात है, क्या कहते थे कि सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, रीति रिवाज नहीं होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो अपना जन्म की परवाह किए बिना जो है शिव की भक्ति को निरंतर याद करता रहे। तो इनके जो पॉइंट्स थे वो भी कुछ इसी टाइप के ही थे, जीवन को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चीजों से मुक्त कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है इंसान को जो है वो एक तरीके से आप कह लीजिए कि
जितने भी यहाँ पर भेदभाव है उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ये अपने किंगडम के मुख्यमंत्री भी बने थे। अब इन्होंने अपना अपना वहाँ का जो अगला इन्होंने अपना चीजें हैं वो भी बताई थी, जैसे कि जीवन का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सवालों पर चर्चा करना, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के ऊपर इसमें पुरुषों और महिलाओं का भी इन्होंने काफी ज्यादा स्वागत करा। तो इस तरीके से इनके बारे में काफी सारी चीजें हैं, इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी भी हैं। जैसे कन्नड़ भाषा में इन्होंने जो है एक लिखा है वचन साहित्य, जिसको भक्ति भंडारी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कविता के माध्यम से काफी कोशिश करी कि हम लोगों को लैंगिक या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास, ये जो जितने भी गलत रिचुअल्स होते हैं, कर्म कांड होते हैं, इनका हम विरोध करके लोगों को समझा सके कि ये इनका कोई सेंस नहीं है और ये हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस चीजों के ऊपर वो काफी ज्यादा फोकस करा है, और ये कामयाब भी हुए हैं इन चीजों में। ठीक है, इन चीजों में काफी हद तक ये कामयाब भी हो चुके हैं। अब गौतम बुद्ध की तरह बसावना जो है, वो भी लोगों को एक तर्क संगत सामाजिक व्यवस्था में खुशी से जीने की शिक्षा देते थे। ठीक है, और बाद में इसी को शरण आंदोलन के रूप में भी जाना गया था। इन्होंने जाति प्रथा का जो अमानवीय व्यवहार होता है सभी लोगों का, उसका भी काफी विरोध करा कि जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जाति प्रथा में लोगों के साथ क्या किया जाता है, अमानवीय व्यवहार किया जाता है, क्योंकि उनके जन्म के आधार पर उनको भेदभाव किया जाता है, जिसमें लोगों का कोई बस भी नहीं है कि भाई जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि जन्म के आधार पर व्यक्ति की कोई गलती तो है नहीं इसके अंदर, अगर उसका जन्म उस प्रकार से हुआ है तो। समझ रहे हैं सब लोग? तो इस तरीके से चीजें जो है, इन्होंने काफी सारी चीजें इन्होंने फोकस करी थी। और साथ ही साथ इन्होंने, और आप पढ़ेंगे इसमें, रीड करते जाइए सारी चीजें। वसावा का मानना था कि मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि समाज में जो उसका काम है, जो उसका आचरण है ना, उससे बेहतर बनता है, जो कि सच्चाई भी है। मनुष्य की सारी चीजें उसके समाज में उसी वक्त की होने वाली चीजें जो है, उसी से वो समझ पाता है, उसी से उसको समझना भी चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। राइट। तो उन्होंने कर्म को ही अपना पूजा माना था और शारीरिक श्रम को ही अपनी, कि भाई सबका जो है शारीरिक श्रम ही सबसे बड़ी आपकी जो है शिक्षा के रूप में काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है आप पढ़ेंगे, तो इन्होंने अपनी सारी की सारी बातें जो है वो काफी सारी कही हैं, तो इन सबको भी आपसे आपको याद रखना है कि क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने कहे हैं। बेसिकली जितने जितने पॉइंट्स की बातें इन्होंने करी हैं वो आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इनसे पहले भी आ चुका है कि इन्होंने क्या क्या यहाँ पर चीजों पे फोकस करा है, क्या क्या पॉइंट्स पे फोकस करा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बड़े भाई थर्ड पे, थर्ड आर्टिकल है हमारा कोलिजियम सिस्टम। ये भी जो कोलिजन प्रणाली है काफी ज्यादा हमेशा ही न्यूज में रहती है। तो यहाँ पर कोलिजियम जो है ना उसके ऊपर ही बात हो रही है अभी। जो है जस्टिस एस मुदालियर को चीफ जस्टिस बनाना है मद्रास हाई कोर्ट का। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम ही डिसाइड करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम होता क्या है पहले तो ये बता दूं मैं। कोलिजियम सिस्टम ये सिस्टम होता है जहां पर एक सीजीआई भारत का, जैसे अभी यहाँ पर हमारे भारत के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ है, और साथ में चार सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं वो यहाँ पर डिसाइड करेंगे किसको जज बनाना है और कौन से जजेस को यहाँ पर ट्रांसफर करना है, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। ये कैसे निकल के आया? थ्री जजेस केस से निकल के आया। सबसे पहले फर्स्ट जज केस निकल के आया, जो कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1982 में। जहां पे ये बोला गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने ये स्वीकार किया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रमुख जो है यहाँ पर परामर्श करेंगे और यहाँ पर एक पर्सन को डिसाइड कर दिया जाएगा। ऐसी सेकंड केस निकल के आया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही हुआ कि आर्टिकल 124(2) के हिसाब से जो है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार के मत को अंतिम निर्णय के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकती है, यहाँ पर किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? सीजीआई और दो और जजेस से।
फिर यहाँ पर थर्ड जज केस आया लास्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 143 में कि सिफारिश करते समय जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य होगा, और यही कोलिजियम सिस्टम कहलाता है। मतलब कि पहले सीजेआई होंगे और साथ में 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। ये लोग रिकमेंड करेंगे कि किसको क्या बनाना पड़ेगा, हमें प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे कि किसको जज बनाना है। ये लोग रिकमेंडेशन देंगे, ठीक है। और सब कुछ क्या होगा, लिखित होगा, राइटिंग होगा। और अगर कोलिजियम जो है, कोलिजियम यहाँ पर अगेंस्ट में है कि उस पर्सन को नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, तो वो पर्सन की नियुक्ति नहीं होगी। चाहे 2 न्यायाधीश यहाँ पर जो है वो अगेंस्ट में हो, तब भी कोई बाकी सीजीआई उन पर दबाव नहीं डालेगा, ठीक है भाई। अगर कोई भी उत्कृष्ट योग्यता वाला उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो वरीयता की परवाह किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलिजियम से परामर्श करना भी अनिवार्य होगा, ठीक है भाई। तो ये आया था कोलिजियम सिस्टम, जिसके अपने फायदे भी हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 50 लिखा हुआ है डीपीएसपी, कि आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखना है, वो यहाँ पर होता है। और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों की चीजों को जो है साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ है। बहुमत की व्यापकता जो है वो देखी जाती है। कोलिजियम के 2 न्यायाधीशों के आरक्षण को भी गंभीरता से लिया जाता है। और सारे जितने भी प्रतिभाशाली वकील होते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। लेकिन इसके नुकसान भी काफी सारे हैं। नुकसान क्या है भाई इसके अंदर? इसका दोष ये है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, और इसमें ये बताया नहीं है क्या होगा, मतलब कैसे कैसे होगा पूरा। अगर हो सकता है इसके अंदर भाई पक्षपात कर लिया जाए, इसमें भाई भतीजावाद हो जाए, है ना। यहाँ पर जो जिसका फेवरेट है, अगर वो उसको यहाँ पर मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, एक चापलूसी करना, तो मान लीजिए यहाँ चापलूसी करते हैं तो उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है इसमें आगे फेवर वाली चीजें जो है वो बढ़ सकती हैं। तो ये भी एक याद रखिए, ठीक है भाई। इसके लिए लॉ कमीशन आई थी, उसने अपनी रिपोर्ट जारी करी कि वो बताइए अपने तरीके से क्या होना चाहिए। तो अभी तक तो एनजैक बनाई गई थी इसके लिए, लेकिन एनजैक जो है ये 99th नंबर का अमेंडमेंट एक्ट 2014 में आई थी, लेकिन एनजैक का कोई यूज नहीं रह गया। एनजैक अभी कोई कुछ खास काम कर नहीं पाती है, ठीक है। वही आप पढ़ सकते हैं, कोलिजियम सिस्टम और एनजैक दोनों में डिफरेंस। अगला वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, भी आपको मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को पीएम गति शक्ति के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है वो ये कहता है कि चाइना के बॉर्डर पर जो भी एरियाज हैं, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल के, उत्तराखंड के, जितने भी विलेजेस आते हैं उनको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। उनको यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको डेवलप भी किया जाएगा। और इसी के साथ जो है, अभी जो पीएम गति शक्ति प्रोग्राम पहले से चल रहा है उसके साथ इसको मर्ज करने की बात हो रही है, ताकि टूरिज्म भी प्रमोट हो, इम्प्लीमेंटेशन भी ज्यादा से ज्यादा हो, और बॉर्डर की पॉपुलेशन जो वहां से यहाँ आती है या यहाँ से वहां जाती है इनको स्टॉप कर दिया जाए। तो वाइब्रेंट विलेजेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3000 के करीब विलेजेस होंगे यहाँ पर। अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, इन सब की टेरिटरीज में विलेजेस को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। करीब 4800 करोड़ रुपीज यहाँ पे दिए गए, जिसमें से 2500 तो सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन का भी, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है ना, कनेक्टिविटी तो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए भी अमाउंट जो है वो सैंक्शन किया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जो चाइना के साथ बॉर्डर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और जितना भी वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी हम बना सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। जितने भी दूरदर्शन है, शिक्षा से संबंधित चैनल है, ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, उन सब की सुविधाएं भी वहां पे उपलब्ध करवानी है। और हर एक को स्थानीय, सांस्कृतिक, पारंपरिक, हर एक को प्रोत्साहन देते हुए, पर्यटन क्षमता का लाभ उठाते हुए पर्यटन केंद्रों का भी निर्माण करना है। तो इस टाइप से जो है इसका उद्देश्य ये है कि हमें ऐसी चीजों को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर अब उससे क्या होगा ना, वहां पे जो गरीबी है उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हो। या आप पिक्चर देखो यहाँ पर, बॉर्डर विलेजेस में ये सब चीजें करनी है। आत्मनिर्भर भारत का बजट है, ये 2023 में भी लॉन्च किया गया, जबकि पीएम गति शक्ति जो है वो पिछले साल लॉन्च हुआ था। ठीक है भाई, तो बॉर्डर विलेजेस वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इस पूरे ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट। यूनिसेफ ने यहाँ पर बच्चों के लिए जो काम करती है, उसने यहाँ पर ये बताया है कि वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने ये बताया है, इनके रिपोर्ट के हिसाब से जो वैक्सीन है वो यहाँ पर 55 में से 52 देशों में कोविड-19 की महामारी के बाद बच्चों के लिए टीकों की जो एक सार्वजनिक धारणा थी उसमें काफी गिरावट आई है। और सर्वे में 55 देशों में से 3 देश, भारत, चीन और मेक्सिको में से एक है, जहाँ बच्चों के टीकाकरण को लेके भरोसा बढ़ा है। आपको बताया ना 52 देशों में गिरावट आई है, तो 3 में नहीं आई है। 3 कौन है? इंडिया। इंडिया, चाइना एंड मेक्सिको में कोई गिरावट नहीं आई है। 98% जो पॉपुलेशन है वो ये मानती है कि बच्चों के लिए कितना ज्यादा यहाँ पर वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो ये एक रिपोर्ट आती है, वैक्सीन कॉन्फिडेंस रिपोर्ट। ये लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन मिल करके इसको सॉल्व करके बताते हैं। यूनिसेफ इसको पब्लिश करता है। आपको भी पता है कि वैक्सीनेशन की यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो फायदे होते हैं, आगे चल के वो बीमारी से बचा जा सकता है। और क्योंकि एक बच्चा अगर यहाँ पर इम्प्रूव्ड होगा तो वो बाकी बच्चों में भी डिजीजेस को यहाँ पर फैलाएगा नहीं। तो एक जो डिजीज को फैलने की यहाँ पर जो एक क्षमता होती है ना, कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं जो, वो यहाँ पे स्टॉप किए जा सकते हैं। और वही है कि अगर बीमार कम पड़ेगा बच्चा तो स्कूल ज्यादा जाएगा, स्कूल में एब्सेंट कम रहेगा, और बेटर लर्निंग आउटकम, शिक्षण परिणाम परिणाम जो है वो भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, मतलब बाकी जगह पे यहाँ पर कम क्यों हुआ है? क्योंकि हेल्थ सिस्टम पे काफी ज्यादा जो है वो भारी बोझ पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से सब कंट्रीज का जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया है। और साथ ही साथ जो टीका करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो भी नहीं है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से काफी नुकसान भी यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वही है कि अब जो वैक्सीनेशन है सोसाइटी के लिए कितने हेल्पफुल है वो लोगों को और ज्यादा बताने की जरूरत है। प्रो वैक्सीन चीजें, पब्लिक मैसेजिंग, सोशल डेटा, सोशल लिसनिंग, डेली सर्वे करवाना, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ पीपल अराउंड वैक्सीन्स, र्यूमर्स को कम फैलाना, इंफॉर्मेशन गैप को फिल करना, जेंडर न्यूट्रल वैक्सीनेशन को सपोर्ट करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट करना, क्योंकि उनको वहां पर लो पे मिलता है, इनफॉर्मल है, करियर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो यहाँ पर गुड पे होना चाहिए और वर्किंग कंडीशंस भी इंप्रूव होनी चाहिए। तो वैक्सीनेशन और प्राइमरी हेल्थ केयर दोनों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन के लिए आपको एक फाइनेंशियल कमिटमेंट होनी भी जरूरी है। और अब तो बहुत ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, काफी सारी नई नई चीजें जो है वो और ज्यादा ऐड हो चुकी है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट को भी इम्प्रूव करने की नीड है। राइट। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर इन सब चीजों पे ध्यान देते हुए इम्प्रूवमेंट करने की नीड है। और वही अगर इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो उसी रिस्पेक्ट में चीजों को और ज्यादा बेटर जो है वो बनाया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इसकी हमने पॉइंट समझे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। सीधा समझना था आपने कि वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, समझना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। यूएन के रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भाई ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। सी लेवल बढ़ता जा रहा है, आर्कटिक सी का भी लेवल यहाँ पे होता जा रहा है। चाहे हम लोग पेरिस अग्रीमेंट 2015 में किए थे, स्टिल यहाँ पर जो भी ग्लेशियर्स का मामला है वो और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कम नहीं हो रहा है, देखने को और ज्यादा ही मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं उनका यहाँ पर पिघलना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉज है। इवन इंडिया में भी, लद्दाख में भी काफी ज्यादा पिघलता जा रहा है। उससे होगा क्या? सी लेवल बढ़ेगा, वेदर के पैटर्न चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर जो है वो फ्रेश वाटर जाके ओशन में मिल जाएंगे। ठीक है।
फ्रेश वाटर की धीरे धीरे कमी होती जाएगी, वैसे भी 2% पे, अर्थ पे सिर्फ 2% ही वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्नो। तो ग्लेशियर्स ही अगर यहाँ पे पिघलते जाएंगे तो फ्रेश वाटर तो यहाँ पे बचेगा ही नहीं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर जो है धीरे धीरे, जो वाइल्ड लाइफ है, वॉलरस है, पोलर बियर्स है, धीरे धीरे ये जो है वो इनका, जो कि लैंड पे ज्यादा टाइम पीरियड में रहते हैं, तो यहाँ पर ये वहां से हट करके इनका घर हट जाएगा। पीपल एंड बियर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं, उनका रिस्क बढ़ सकता है, कल्चरल हेरिटेज का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिकली टूरिज्म और रिक्रिएशन सेंटर जो कि यहाँ पर ग्लेशियर से भरी हुई जितनी भी लेक्स थी वगैरह थी, ये सब भी यहाँ पर स्टॉप होती जाएंगे। तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम टू दी सोसाइटी। पूरी की पूरी एक जो प्रॉब्लम है ना वो इसमें बढ़ती जाएगी। तो ये रीजंस है कुछ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर सीधा। तो ग्लेशियर का जो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आपसे ये पूछता है, तो इसको आप लोगों को लर्न करना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, ग्लेशियर का इम्पैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ग्लेशियर का ही, इसमें डिटेल में नहीं जानना है। लेकिन हाँ, ये मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लेशियर, सीधा इसमें क्वेश्चन बन सकता है। राइट, आज के हमारे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान में यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, सूडान में आप लोग जानते हैं कि काफी हद तक काफी सारी चीजें वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। वहां पे सिविल वॉर भी हो रहा है और तख्ता पलट भी हुआ है। तो वहां पर जो हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर ऑपरेशन कावेरी जो है वो इंडियंस वहां पहुंचे हैं और उनको दिल्ली लेकर के आया गया है। तो ऑपरेशन कावेरी जो है वो उसमें 38 गुजरात के रेजिडेंट्स को भी वापस पहुंचाया गया है। काफी सारे लोगों को यहाँ पर अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह में जो है वो यहाँ पर बुला करके अपने अपने घरों तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑपरेशन कावेरी क्या है, तो सीधा आंसर है इसका ए, क्योंकि इसमें पूरा ऑपरेशन कावेरी में जो है वो पहुंचाने की बात की गई है। इसमें इतना ही याद रखना है, बस ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देख लेता है, इसमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले इंडियंस को जेद्दा सऊदी अरेबिया लेके गया गए थे, उसके बाद से फिर आप इनको गुजरात, मुंबई, अलग अलग पोर्ट्स पे जो है वो ले आया गया। और अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उनकी ये रिपोर्ट है कि करीब 1100 से 1500 के बीच में इंडियंस हैं जिनको ऑपरेशन कावेरी के तहत यहाँ पर बचाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है इंडिया मेड पोर्टल। ये जो एक पोर्टल है जिसका नाम है इंडिया मेड पोर्टल, ये इंडिया मेड पोर्टल जो है वो किसके लिए काम करता है? इंडिया हैंडमेड पोर्टल। ठीक है, इंडिया मेड नहीं, इंडिया हैंडमेड। ये हैंडमेड का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि कोई ऐसी चीज जो कि हैंड से ही बनाई गई है। तो ये इंडिया हैंडमेड पोर्टल अभी यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यहाँ पर लॉन्च करा है, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को डायरेक्टली आप सेल कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर किया गया है। जैसे है ना, बाई बाई, और आपने सुनी होगी जयपुर, फैब्रिक्लोर, आइटोक्री, आपने ये सब सुने होंगे, ये भी एक हैंडमेड की शॉप्स होती हैं। ऐसे इंडिया की शॉप्स को भी यहाँ पर प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने यहाँ पर इंडिया हैंडमेड पोर्टल को लॉन्च किया है। इंडिया हैंडमेड बाजार, जिसमें इंडिया के सारे हैंडीक्राफ्ट, इंडिया के सारे हैंडलूम, सबको एक साथ यहाँ पर प्रमोट जो है वो किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये सारे आपके क्वेश्चन है, टॉपिक्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।